अलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान नया बयानिया देने में नाकाम, क्योंकि आज इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान करदा पहली अवाम राब्ता मुहिम के हवाले से जलसा आम था जो मंडी बहाउद्दीन में होना था। लेकिन मेरे नज़दीक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इमरान खान ने अपनी अवाम राब्ता मुहिम के आगाज़ के लिए मंडी बहाउद्दीन का इंतखाब क्यों किया और मंडी बहाउद्दीन में जलसा आम करके क्या पैगाम देना मकसूद था। बुनियादी तौर पर इस सवाल का अगर हम सबसे पहले जायज़ा लें तो इसकी दो वजूहात सामने आती हैं। एक, प्राइम मिनिस्टर के एक मुआविन खुसूसी होते थे जिनका नाम बल्कि है नदीम अफजल चांद साहब, और वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक डिसेंट अप्रोच सियासत के अंदर रखने वाले शख्सियत के तौर पर माने जाते हैं, समझे जाते हैं, और उनका एक अपना पॉलिटिकल हलकों के अंदर उनका एक अपना मुकाम है। लेकिन पीटीआई में जाने के बाद वो बंदा भी हो गया था थोड़ा सा टगे टोकरी, और उन्होंने अपने इस ओहदे से, जो उनको प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी होना उनको जो ओहदा मिला था, उन्होंने अपने इस ओहदे से दे दिया जी इस्तीफ़ा। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उनके इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सर्दमोरी और कशीदगी का शिकार थे। और इमरान खान साहब ने उनके आबाई इलाके में जाकर जो पहला जलसा किया, उसकी बुनियादी वजह एक जानिब उनको शायद कोई पैगाम देना मकसूद था, और दूसरी जानिब बलदियाती इंतखाबात या आम इंतखाबात दोनों के सिलसिले के साथ उनका ये दौरा जुड़ा हुआ है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 29 मार्च को पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला अनाउंस किया है, और के पहले मरहले के अंदर 17 अजला में पंजाब के वो होंगी जनाब वोटिंग, और उसके लिए तारीख का तयन कर दिया गया है, इब्तदाई तौर पर टेंटेटिव। और शेड्यूल आने के बाद यकीनी तौर पर कोई भी हुकूमती ओहदेदार, हुकूमती वज़ीर, प्राइम मिनिस्टर, मुशीर, मुआविन खुसूसी, MP, MNA वो उस हल्के में जा नहीं सकेगा। लिहाजा इमरान खान साहब ने इस मौके को फ़ायदा उठाया और इस वक्त जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है उसको दाएं बाएं करते हुए अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर ना सिर्फ रेलिवेंट करने, और ख़ास तौर पर उन अज़ला में जाके जहां पर बलदियाती इंतखाबात होने हैं वहां पर जाकर एक पैगाम दे दिया कि जनाब वी आर वेरी मच इन द गेम, वी आर रेलिवेंट, और इस वक्त हमारे पास इख्तियार भी है, ताकत भी है और हुकूमती वसाइल भी हैं जिनको हम बुरुए कार लाएंगे। इत्तलात ये हैं, बल्कि अगर आपने उनकी तकरीर से पहले के मनाजर देखे होंगे, जैसे ही वो जलसागाह में दाखिल होते हैं, जलसागाह में दाखिल होते साथ ही 3-4 वो लगी होती हैं पट्टियाँ सी, और वो स्टैंड के ऊपर इफ्तिताई पर्दे लगा कर उन चीज़ें रखी होती हैं। इमरान खान साहब जाते हैं, यूँ पर्दा खींचते हैं, फिर अगले पे खींचते हैं, फिर तीसरे पे खींचते हैं, चौथे पे खींचते हैं, और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर स्टेज पे चले जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर यह पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब का ये दौरा जो मंडी बहाउद्दीन का था, ये सरकारी दौरा था, और इसके अंदर उन्होंने ये 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, और इस मौके पर जो अवाम जमा थे उनके साथ खिताब किया। लिहाजा इस सारा जो वहाँ पर जो पब्लिक इज्तिमा है, इसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। PTI का इसके साथ अब कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरी जानिब ये जो प्रोजेक्ट्स किए गए, इफ्तिताह किया गया, बुनियादी तौर पर ये जो मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी आजकल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि कहीं पंजाब में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में वैसे ही नताइज ना आएँ जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के पहले मरहले में आए थे, और उसके बाद PTI इखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा और सियासी तौर पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। और इस वक्त डैमेज कंट्रोल की जो एक मुहिम चल रही है, इमरान खान साहब का मौजूदा जलसा भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अब अगर हम गौर करें तो इमरान खान साहब के इस जलसे के अंदर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी जिसका तज़किरा किया जाए। अगर हम देखें बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के इर्द गिर्द इस वक्त जो सियासी जाल बुना जा रहा है या बुना गया है या बुनने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब को उस सियासी जाल को तोड़ने के लिए एक नया इंतखाबी बयानिया या एक नया सियासी बयानिया तश्कील देने की बहुत अहम ज़रूरत थी। लेकिन इमरान खान साहब ने आज के इस जलसे में कोई नया सियासी बयानिया वो देने में नाकाम रहे हैं, और बल्कि कोई सियासी बयानिया उनसे शायद दिया ही नहीं गया। क्योंकि अगर आप उनके खिताब को पर गौर करें तो आपके सामने 5 नकात सामने आते हैं। नंबर 1, अपोजिशन चोर है। अपोजिशन से बढ़कर कोई करप्ट चीज़ नहीं है। रियासत मदीना बनाने में जो रुकावट है वो अपोजिशन है। दूसरा, NRO नहीं दूंगा, NRO लेने की तमाम तर कोशिशें हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। इदारों का हम एहतराम करते हैं, दूसरे लोग इदारों का एहतराम नहीं करते। इल्ज़ाम तराशी अगर दूसरे करते हैं, हम नहीं करते। जो बुरे नाम हैं वो अपोजिशन की तरफ से आ जाते हैं, हम उसका किसी किस्म का हमारा कोई लेना देना नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होने का जी, मैं सादको अमीन हूँ।
और ये सादिक व अमीन मैंने खुद को साबित किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्या ये बात दुरुस्त है? ज़रा थोड़ा सा इस सारे मामलात का जायज़ा लेते हैं। इमरान खान साहब ने इस जलसे के अंदर इस बात का एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने देने की इजाज़त देना इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती थी। यानी इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की जो इजाज़त है ये किसी और ने नहीं दी, किसी अदालत ने नहीं दी, किसी इदारे ने नहीं दी, बल्कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दी है। यानी असद उमर साहब ने जो बयान दिया था आज से कुछ अर्सा पहले एक टीवी इंटरव्यू में, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इमरान खान 100% इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, आज इमरान खान साहब ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी। लिहाजा नवाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करना चाहती है हुकूमत पाकिस्तान, मेरा ख्याल है इस एक नुक्ते के बाद शायद वो अब ज़्यादा कामयाब ना हो, क्योंकि अब अदालत ने भी ये बात आ जाएगी कि इमरान खान साहब कहते हैं मैंने खुद इस बात की इजाज़त दी। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे ये ज़मानत मुझसे किस चीज़ की, जब प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त दे दी है तो प्राइम मिनिस्टर से पूछें, मुझसे क्यों पूछते हैं। तो ये वाला मामला अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो हुकूमती कैंपेन है, ये वाली भैंस तो गई जी पानी में, ये अब बाहर नहीं निकलता। दूसरा मामला है मौलाना फजलुर रहमान साहब। जो इमरान खान साहब हैं वो KPK के अंदर अभी तक अपने जो उनकी जो इंतखाबी शिकस्त है PTI की पहले मरहले के अंदर, वो अभी तक उसको फरामोश करने पर तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज अगर अपोजिशन के बाकी रहनुमाओं का उन्होंने जिक्र किया तो सबसे ज़्यादा रगेदा है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, कभी डीज़ल के नाम से पुकार के और कभी उनको सियासी मैदान के अंदर और या PDM के अंदर या अपोजिशन की सियासत के अंदर 12वां खिलाड़ी करार देकर। इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये हैं 12वें खिलाड़ी हैं और 12वें खिलाड़ी का सियासत के अंदर कोई काम नहीं होता। अब अगर हम गौर करें, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूँकि 12वें खिलाड़ी का 12वें नंबर पर रखा उन्होंने फजलुर रहमान साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से यानी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से एक लिस्ट जारी हुई थी, जिस लिस्ट में पहला नंबर आया था मुराद सईद साहब का, और उसके बाद वो 10 वज़रा की आपस में लड़ाई झगड़े, फिर मुराद सईद साहब के हवाले से बनने वाली कंट्रोवर्सी, फिर क्रैकडाउन, फिर FIR अपनी जगह पर। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी करदा लिस्ट थी, इस लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर के मातहत एक ऐसी वजारत है जिसको इमरान खान साहब खुद होल्ड करते हैं। यानी इस वजारत के अंदर ना कोई उन्होंने स्पेशल अपना असिस्टेंट मुकर्रर किया है, ना कोई मुशीर मुकर्रर किया है और ना ही किसी और की मुआवनत हासिल है। यानी इमरान खान साहब इस वजारत को सिंगल हैंडेडली हैंडल करते हैं और उस वजारत का नाम है कैबिनेट डिवीजन। ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो लिस्ट आई थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे इंतज़ाम जो वजारत है उसके अंदर उसका नंबर आया था जी 18th पोजीशन ली थी खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी वजारत। अगरचे वजारत तजारत भी है जिसको इमरान खान साहब खुद देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपने साथ एक मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया हुआ है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, या शायद मुशीर हैं उनको तो अवार्ड मिल गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो ज़ेर इंतज़ाम 100% वजारत है उसके अंदर आया है उनका 18वां नंबर। जो खुद 18वें नंबर पे हो वो 12वें नंबर वाले पे तनकीद करता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगली बात आ जाती है जनाब जो इदारों पर एहतराम के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ने एक लंबी फहरिस्त गिनवाई और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात की गई, उसके अंदर जजेस को तकसीम करने के लिए कोयटा बेंच की बात की गई, उसके अंदर ब्रीफ केस चलने की बात की गई, उसके अंदर जस्टिस क़य्यूम को शहबाज शरीफ साहब और सैफुर रहमान साहब की तरफ से फ़ोन कॉल्स का जिक्र किया गया, उसके ऊपर जजेस पर असरअंदाज होने की बात की गई। लेकिन अगर हम खुद इस मामले में हुकूमत का रिकॉर्ड देखें तो ख़ुद इमरान खान साहब के 3.5 साल के अंदर ये रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं। अभी कल ही की बात है कि एक जज साहब ने मोहसिन बेग साहब के हवाले से जो एक FIR थी जो दर्ज की गई थी उसके ऊपर 5 सफ़ात का एक फ़ैसला सादर किया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब चूँकि मोहसिन बेग साहब को निशाना इबरत बनाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने उस जज साहब के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट बाज़ाब्ता तौर पर फाइल करने के लिए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हदायत की और कहा कि ये आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मिनल्ला साहब के सामने इस मामले को उठाएं। ना सिर्फ ये बल्कि अगर माजी में जाएं तो फरवरी 2019 में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने
फैज़ाबाद धरना केस का एक तफसीली फ़ैसला जारी किया था, जिसके अंदर उस धरने के ऊपर भी बात की गई थी और इसके साथ साथ डी चौक पे इमरान खान साहब की पीटीआई की तरफ से जो धरना दिया गया था 126 दिन का, उसके ऊपर भी, उसके हवाले से भी बात की गई थी, जिसके जवाब में जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर किया गया था और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो जो है जज साहब के ओहदे से हटाने की भरपूर कोशिश की गई थी। और उसके बाद अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के पैरा नंबर 4 और 11 को काला दम करार देकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ तमाम क्यूरेटिव रिव्यू की कार्रवाइयों को ना सिर्फ रोक दिया था, बल्कि उनको इस सारे मामलात से बरी ज़िम्मा भी करार दिया गया था। इसी तरीके से 2019 में जस्टिस वक़ार अहमद सेठ साहब की सरबराही में इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत दी थी, मगर हुकूमत जो उस वक़्त प्रोसिक्यूशन का किरदार अदा करी थी, इसने ना सिर्फ इसकी मुखालफत की बल्कि वफाकी वज़ीर कानून मौजूदा फ़रोग नसीम साहब ने जो वक़ार सेठ साहब हैं उनको ज़हनी मरीज़ भी करार दिया था और उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करने का ऐलान भी किया था। और इस मतलब ये चंद मिसालें हैं जो इस वक्त मुझे याद आ रही। इसी तरीके से अगर हम गौर करें तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चूँकि वो भी एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की तरफ से जो अगले इंतखाबात हैं उसको ईवीएम्स पर कराने का ऐलान किया था, ईवीएम पर ना कराने का ऐलान किया था, तो ख़ुद मौजूदा वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जला देने की बात की थी। इसी तरीके से वफाकी वज़रा फवाद चौधरी साहब ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की थी। एक लंबी फहरिस्त है इस मामले की कि इदारों के हवाले से जो नैरेटिव इमरान खान साहब बना रहे हैं वो नैरेटिव कुछ ज़्यादा बेहतर या स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं है कि बाकी सारे बुरे लोग थे, हम ही अच्छे हैं और हम ही इदारों को सपोर्ट भी करते हैं, इदारों को मजबूत भी करना चाहते हैं। हकीकत इससे बिल्कुल उलट नज़र आती है। अब अगर हम देखें इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर मारूफ पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो अपोजिशन में, आपको नापसंद है, आप उनको हर तरह का जिम्मेदार करार दे सकते हैं पाकिस्तान में होने वाली तमाम खराबियों के। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, किसी को भी आप जिम्मेदार करार दे सकते हैं। ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन जब आप उनको बुरे नामों से पुकारेंगे, किसी को भगोड़ा कहेंगे, किसी को शोबाज कहेंगे, किसी को डीजल कहेंगे, किसी को बिल्लो रानी कहेंगे, इस किस्म के जब आप अल्फाज खुद इस्तेमाल करेंगे तो बात वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि मुझे याद आया कि कल मुराद सईद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे पूछा गया कि आप मरियम नवाज़ साहिबा और कुलसूम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी ऐसे ही ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, तो मुराद सईद साहब का उसके हवाले से जवाब यह था कि वो मेरे लिए मैटर नहीं करते, वो आपके लिए मैटर नहीं करते, लेकिन आप ये तस्वीर करते हैं कि आप उनके लिए मैटर करते हैं। बड़ा अजीब सी ये कॉन्ट्रोडिक्शन है जिसकी समझ नहीं आ रही। आप खुद अगर किसी को बुरे अल्फाज, बुरे अलकाबात, तज़हीक अमेज़ अंदाज से पुकारें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा आपको किसी किताब का हवाला दे दे, किसी और रेफरेंस का हवाला दे दे, तो आप कहते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है, हमें इन अल्फाज, इन अलकाबात से नहीं बुलाया जाए। तो जो पैमाना है वो बिल्कुल एक जैसा और बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपके लिए पैमाना और किसी और के लिए पैमाना और। असूली तौर पर इमरान खान साहब को एक नया बयानिया तश्कील देना चाहिए था इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस भी आ रही है, बलदियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, हर रोज़ एक नया सर्वे भी सामने आ रहा है। और इस हालात के अंदर एक नए नैरेटिव की पीटीआई को और पीटीआई के वोटर और सपोर्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एहतसाब, चोर, लुटेरा, डाकू, इंतकाम, लूटी हुई दौलत वापस लाना, ये वो सारा नैरेटिव है जो इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 22 बरस चलाया है। लेकिन इस नैरेटिव ने उनको इक़्तिदार तक भी पहुंचा दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन गए, उन्होंने 3.5-4 साल पाकिस्तान पर हुकूमत भी कर ली। लेकिन वो जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर, वो उस नैरेटिव को पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सके। तो इसका मतलब ये है कि अब उनको अपने नैरेटिव के अंदर तब्दीली लाना पड़ेगी, और अगर वो तब्दीली नहीं लाते, वही चोर, वही लुटेरा, वही डाकू का नैरेटिव अपनाएंगे, तो अब मेरा ख्याल है कि शायद ये नैरेटिव ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के लिए काबिल कबूल ना हो। अब कारकर्दगी का नैरेटिव बिकेगा, और कारकर्दगी का जो नैरेटिव है उसके चलने का क्या इम्कानात हैं,
ये अब कुछ पता चलना कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, क्योंकि 2022 इंतखाबात का साल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।